गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में मैं स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा एवं साख। इसका हम लोग दूसरा भाग आज हम लोग देखने जा रहे हैं। पहले भाग में हमने देखा था कि किस प्रकार से मुद्रा एक विनिमय का माध्यम है, फिर वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय में क्या अंतर है, और उसके बाद में मुद्रा के स्वरूप में कैसे परिवर्तन हुआ है, और फिर बैंकों में किस प्रकार से मुद्रा को रखा जाता है और बैंक किस प्रकार से उसका उपयोग करती है। इन सभी बातों को हमने देखा था। आज हम लोग उसके आगे हम लोग देखेंगे जो मुख्य रूप से भारत में औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र में साख। तो पहले भाग में हमने देखा था कि बैंक जो है 15% बैंक नगद व्यवहार के लिए रखती है, जो लोग पैसा पूरा जमा करते हैं उसका, और बाकी का जो है वो लोन के रूप में लोगों को देती है, जिससे भारी मात्रा में मतलब थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है उसके ऊपर, जो ज़्यादा लेती है, और इस प्रकार से बैंक काम करती है। तो हमने इसके पहले भी 2-3 उदाहरण देखे थे, उसमें कैसे लोग साहूकार से, कोई बैंक से, कोई सहकारी समिति से लोन लेता है। तो उसी को हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र की साख यानी कि ऋण। तो हमने श्यामल, अरुण और रमा के उदाहरण में देखा कि लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के ऋणों को हम लोग दो भागों में, अर्थशास्त्रीय भाषा में दो भागों में बांटा जाता है, एक औपचारिक ऋण और दूसरा अनौपचारिक ऋण। वेरी सिंपल, औपचारिक ऋण मतलब होता है जो फॉर्मल हम कहते हैं, ये बैंकों से या सहकारी समितियों द्वारा मिलता है, और अनौपचारिक यानी आप लोग साहूकार से, महाजनों से, रिश्तेदारों से या व्यापारियों से, कई सारे से आप लोग, या मालिकों से भी ले सकते हैं, जैसे रमा अपनी मालिक से लेती थी। तो इस प्रकार से ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे औपचारिक ऋण। औपचारिक ऋण बैंकों और सहकारी समितियों से लिया जाता है। औपचारिक ऋण, अनौपचारिक ऋण जो है वो साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार या दोस्तों से लिया जा सकता है। दिए गए आलेख में देखिए किस प्रकार से ऋण लोग प्राप्त करते हैं। 2010 का ये डाटा है। तो देखिए, सहकारी और व्यावसायिक बैंकों से लगभग 52% लोग लेते हैं, सहकारी और अन्य और औपचारिक स्रोत से 8%, और व्यावसायिक और कृषि ऋणदाता जो है 18% है। वही व्यापारियों से लेने वाले 5% है, जमींदार से लेने वाले 6% लोग हैं, रिश्तेदार और दोस्तों से लेने वाले 4%, अन्य स्रोत जो है 5%, और कोई स्पष्ट नहीं है, ऐसे 2%। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आज वर्तमान समय में 2010 में सहकारी क्षेत्र या व्यावसायिक बैंक जो है आपकी कमर्शियल बैंक, यही यानी कि सरकारी बैंकों द्वारा ही इन्हें ऋण अधिक मात्रा में दिया जाता है। औपचारिक ऋण प्रणाली पर भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रकार नज़र रखती है, देखिए। रिजर्व बैंक ये देखने का काम करती है कि बैंक वास्तव में अपना पास जमा का न्यूनतम हिस्सा लगभग 15% रखती है या नहीं। यानी कि जो दैनंदिन व्यवहार के लिए बैंकों को कुल जमा का लगभग 15% बैंक नगद के रूप में रखना होता है, वो रखती है या नहीं, ये देखने का काम आरबीआई करती है। रिजर्व बैंक इस पर भी नज़र रखती है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यापारी और व्यवसायी को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों को भी ऋण दे रहे। तो बैंक ये भी देखने का काम करती है, आरबीआई ये नज़र रखती है कि जो बैंकों द्वारा ऋण दिया जा रहा है, जो कर्जा दिया जा रहा है, ये केवल बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े व्यवसायियों को ही दिया जा रहा है, या छोटे किसान, ठीक है, छोटे व्यापारी, छोटे उद्योग, इनको भी दिया जा रहा है कि नहीं, इस बात को भी वो देखने का काम करती है। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी भी देनी पड़ती है कि वो कितना और किनको ऋण दे रहे और उसकी ब्याज दरें क्या है। ये सारी चीज़ें बैंकों को, आरबीआई को बतानी होती है। उससे आरबीआई को पूरा पता चलता है कि उस बैंक ने कितना उस वर्ष के लिए कितना लोन दिया है, उसमें कितने लोगों को दिया है, उसमें बड़े लोग कितने हैं, छोटे किसान कितने हैं, ये सारा डाटा उसमें होता है, और ब्याज दर कितनी है, ये सारी चीज़ें होती है। तो इस प्रकार से ऋण प्रणाली पर, औपचारिक ऋण प्रणाली पर एक प्रकार से आरबीआई एक नियंत्रण रखती है या नज़र रखती है। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों पर नज़र रखने के वाली कोई संस्था नहीं होती है। औपचारिक इसमें आरबीआई है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होती है।
वे ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते। ऐच्छिक मतलब जो चाहे वो, ठीक है। जो ऋण देने वाला व्यक्ति है, ऋणदाता, वो अगर बोलेगा कि 5% तो 5% मासिक, ठीक है। जनरली जो प्राइवेट जो अनौपचारिक ऋण होता है ये सामान्यतः महीने का ब्याज लगाते हैं और बैंकों का ये वार्षिक ब्याज होता है। तो इस प्रकार से ये ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं और उन्हें नाजायज़ तरीक़ों से अपने पास वापस लेने के लिए रोकने वाला भी कोई नहीं होता है। सामान्यतः अगर कोई ऋण मतलब कर्जा नहीं दे रहा है तो इनके पास बहुत सारे ऐसे हथियार होते हैं। हथियार मतलब साधन होते हैं, लोग होते हैं बड़े बड़े, उनको भेज के, धमका के, डरा के ये लोग अपना पैसा वसूल करते ही है। बैंक इस प्रकार का काम नहीं कर सकते, उसके अलग तरीके हैं। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज़्यादातर ऋणदाता कई अधिक ब्याज वसूल करते हैं, इसलिए अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा होता है। तो डेफिनेटली जो औपचारिक ऋण होता है उसका जो ब्याज दर होता है वो कम होता है, सस्ता होता है और वो वार्षिक होता है। और यहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि कई पर 5%, 4%, 3%, 7% से भी ये लोग ऋण देते हैं और वो मासिक होता है। तो ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कि कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में जाता है। जितना इंटरेस्ट ज़्यादा उतना उसको जो भी इनकम आएगा सबसे ज़्यादा उसको इंटरेस्ट में देना पड़ेगा और इसके कारण कर्जदाता ऋण के जाल में फंस जाता है। जो मूल बकाया होता है, जो ऋण की जो राशि होती है वो वैसी ही रहती है और केवल इंटरेस्ट भरने में ही उसकी ज़िंदगी जाती है और इस प्रकार से वो पूरी तरह से ऋण के जाल में फंस जाता है जो औपचारिक क्षेत्र से ऋण लेता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग कर्ज लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहता है वो ऋण के अधिक लागत के कारण वह पीछे हट जाते हैं। तो सामान्यतः ये भी देखा जाता है कि कुछ लोग जो है ऋण लेना चाहते हैं लेकिन ऋण का दर बहुत अधिक है। ऋण लेकर वो कुछ नया अपना व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं लेकिन ऋण के अधिक दर को देख के वो पीछे हट जाते हैं और इस प्रकार से उद्यमी लोग पूरी तरह से ये बेरोजगार हो जाते हैं और उनके जो स्किल या उनके जो कुशलता या उसके जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसका उपयोग वो नहीं कर पाता है। सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज के विकास के लिए आवश्यक है। तो किसी भी देश के लिए अगर विकास करना है तो सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल मतलब जिसकी जिसकी क्षमता है उसके अनुकूल उतना उसे कर्जा मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से ये देश के लिए आवश्यक है। किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कैसा है देखिए, तो अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा दिए जाने वाला कर्ज अधिक ब्याज दर पर कारण महंगा होता है। ऐसी स्थिति में कर्जदार अपने आय का बड़ा हिस्सा कर्ज देने में ही खर्च करता है और अगर कोई प्राकृतिक संकट आ जाता है तो पूरी तरह बर्बाद हो जाता है और कर्ज के चुंगल से निकल नहीं पाता है और आखिरकार उसके पास जो भी थोड़ी बहुत जमीन है उसे बेचकर वो कर्ज से मुक्त होता है। लोगों के आय में वृद्धि लाने के लिए हमें आवश्यक है कि अगर हमें सस्ता कर्ज बैंक देती है तो लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर्जा लेकर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये ब्याज दर इसका कम होता है। जैसे किसान, छोटे व्यापारी, कारोबारी, नया उद्योग शुरू करने वाले युवा और व्यापारी, ये सारे लोग ऐसे बैंकों से कर्जा लेकर, सस्ता कर्जा अगर बैंक देती है तो उससे लेकर वो अपना व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं, अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। उन्हें अनौपचारिक ऋण लेने की आवश्यकता नहीं होगी। शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया है। आलेख में गरीब से अमीर लोगों के 4 भागों में बांटा गया है। देखिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जो है नीला कलर जो है औपचारिक क्षेत्र को बताता है और जो बैंगनी कलर जो है वो औपचारिक स्रोत को बताता है। देखिए गरीब परिवार जो है, गरीब परिवार ये लगभग 85% जो है ये औपचारिक क्षेत्र में ऋण का प्रतिशत है। ये अनौपचारिक क्षेत्र से लेते हैं गरीब परिवार। 85% गरीब परिवार ये अनौपचारिक मतलब साहूकार और महाजन से। वही कम संपत्ति वाले 59% लेते हैं। समृद्ध परिवार देखिए कितना लेते हैं, ठीक है। और अमीर परिवार देखिए 28% ये समृद्ध परिवार के लोग ये अनौपचारिक क्षेत्र से लेते हैं और अमीर परिवार के केवल 10%। मतलब अमीर परिवार के लोग
बैंकों से 90% मतलब सबसे ज़्यादा बैंकों का लाभ ये लेते हैं। उसके बाद में समृद्ध परिवार, उसके बाद में कम संपत्ति वाले परिवार, लेकिन गरीब परिवार केवल 15%। इसके क्या कारण है आगे हम लोग देखेंगे। तो ये वास्तविकता है प्यारे बच्चों कि आज भी हमारे देश के गरीब, छोटे व्यापारी, छोटे किसान, इनको बैंकों से कर्जा आसानी से नहीं मिल पाता है। और इसका अधिकतर लाभ जो लोग पहले से अमीर है, बड़े व्यापारी है, बड़े व्यवसायी है, समृद्ध परिवार है, यही लोग बैंकों से अधिक मात्रा में, या जिसे हम लोग कहते हैं औपचारिक ऋण की मात्रा ये लोग अधिक लेते हैं। ये वास्तविकता है। इस आलेख से ये पता चलता है कि औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल जरूरतों का केवल 50% ही पूरा कर पाता है। बाकी जरूरतें अनौपचारिक क्षेत्र से ही करते हैं। साहूकारों से उन्हें कर्जा या व्यापारियों से या मालिकों से लेना पड़ता है, या दोस्तों से, रिश्तेदारों से। इसलिए बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाके में बढ़ाने की आवश्यकता है। मतलब आज भी बहुत सारे ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर बैंक उपलब्ध नहीं है, और उपलब्ध है तो भी वहां पर आप लोग जानते हैं बहुत सारे कागजात जमा करना पड़ता है। उसके बाद में वहां पर समर्थन आधार देना पड़ता है। ये सारी चीज़ें होती है, यानी कि गारंटर देना होता है, गारंटी में कुछ चीज़ें रखनी होती है, ये सारी उसमें होता है। और दूसरी तरफ अनौपचारिक में क्या होता है, सीधा गया और वहाँ से वो कर्जा लेते हैं। कोई कागजात नहीं होता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। उसके टर्म एंड कंडीशन होती है कि फसल निकलने के बाद तुरंत उनको वापस करना है। तो इसलिए बैंक और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की जरूरत है, ताकि कर्जदारों को अनौपचारिक स्रोत पर से निर्भरता घटे और वो औपचारिक ऋण ले सके। यदि एक तरफ औपचारिक स्रोत के ऋणों का विस्तार होना चाहिए, तो दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो। न केवल बैंक स्थापित होना चाहिए, तो सभी लोगों को ऋण मिलना चाहिए। यह जरूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो, ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फायदा उठा सके। ये सामान्यतः गरीब परिवारों को ऋण नहीं मिलता है, इसीलिए ये सारी समस्या आती है। निर्धन परिवार कर्जे के लिए अनौपचारिक स्रोत पर ही अधिक निर्भर क्यों होते? निर्धन या गरीब लोग क्यों औपचारिक लोन नहीं ले पाते हैं और अनौपचारिक से? वेरी सिंपल, औपचारिक क्षेत्र ग्रामीण परिवारों के कुल कर्ज जरूरत का केवल 50% ही पूरा कर पाती है, इसलिए बाकी को अनौपचारिक क्षेत्र का सहारा लेना पड़ता है, नंबर एक। नंबर दूसरा, बैंकों से कर्जा लेने के ऋणाधार और कागजातों की आवश्यकता होती है, और निर्धन लोग इसकी आपूर्ति करने में सक्षम नहीं होते हैं। इसके मुकाबले साहूकारों के पास बिना ऋणाधार और कागजातों से व्यक्तिगत पहचान पर कर्जा मिल जाता है, और इसीलिए उसके पास वो आसानी से कर्ज लेने के लिए जाते हैं। औपचारिक क्षेत्र के मुकाबले अनौपचारिक क्षेत्र से कर्ज लेना बहुत ही आसान होता है, इसलिए वो अधिकतर अनौपचारिक क्षेत्र से कर्जा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी ग्रामीण क्षेत्र में बैंक उपलब्ध नहीं है भी तो भी अभी आपने देखा ऋणाधार, गारंटर या कागजातों की आवश्यकता, ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट है, बैंक से कर्ज न लौटने पर दोबारा कर्जा नहीं मिलता है। इसमें एक है, औपचारिक कर्जे में अगर आपने कर्जा लिया और कर्जा अगर आपने लौटाया नहीं, या कोई आपके पास साख नहीं है, तो आपको दोबारा कर्जा नहीं मिलता है। लेकिन साहूकारों के पहचान के आधार पर फिर से नया कर्ज की मांग आप लोग कर सकते हैं और मिल भी जाता है। निर्धनों में स्वयं सहायता समूह, ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम भारत सरकार ने शुरू किया है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ द पुअर, गरीबों के आर्थिक विकास में स्वयं सहायता समूह क्या भूमिका निभाता है, ठीक है, इसके ऊपर नोट लिखने के लिए आता है। तो हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों के उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है, जिसमें से एक यह है स्वयं सहायता समूह, जिसको आप लोग ग्रामीण भाग में बचत गट कहते हैं, ये वही है। ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करके आपस में कर्ज का वितरण किया जाता है। वेरी सिंपल, 10-15 महिलाएं गांव की मिल जाती है, वो 25-50 रुपये पर मंथ एक शेयर वो कंट्रीब्यूट करते हैं, और वो फिर बैंक में एक अकाउंट खोलते हैं, और इनकी अपनी एक राशि जमा हो जाती है। इनकी जितनी राशि जमा होगी उतनी ही सरकार की ओर से या बैंक की ओर से उन्हें दिया जाता है, और फिर वो दोनों मिला के ये लोग अपने आपस में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत ही कम दरों में कर्जा भी देते हैं, या उससे कोई छोटे मोटे व्यवसाय भी शुरू करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्वयं सहायता समूह जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और विकसित अवस्था में भी आज भारत में दिखाई देते हैं। इसमें एक दूसरे से पड़ोसी 15-20 सदस्य मिलकर स्वयं सहायता समूह की स्थापना करते हैं। सभी सदस्य अपने बचत से 25 रुपये से लेकर 100 रुपये तक मासिक बचत करते हैं।
एक निश्चित राशि जमा होने के बाद वह समूह बैंक से कर्जा लेने के लिए पात्र हो जाता है और इनकी समय पर बैठकें होती रहती है जिसमें सभी मिलकर निर्णय लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से महिलाएं बैठक करती है और फिर ऋण का किस प्रकार से वितरण करना है, किसे देना है, कितना देना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ तय होती है। जमा राशि का उपयोग ये क्या करते हैं, देखिए स्वयं सहायता समूह अपने सदस्यों को कम ब्याज दर पर कर्ज देती है। समूह के सदस्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जैसे गिरवी जमीन छुड़वाना, बीज खरीदी करना, खाद खरीदी करना, बांस, कपड़े खरीदने, घर बनाने, सिलाई मशीन, हथकरघा, पशु आदि के लिए ये कर्जा लेते हैं। स्वयं सहायता समूह भी अपने बचत से कर्ज लेकर सामूहिक लघु उद्योग शुरू करते हैं जैसे पापड़ उद्योग, अचार बनाना, घरेलू उपयोग की वस्तुएं आदि, जिससे इनके आय में वृद्धि होती है और महिलाएं एक प्रकार से आत्मनिर्भर हो जाती है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें। तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टि से भी ये स्वयं सहायता समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके लाभ देखिए, ऋणाधार के बिना कर्ज आसानी से उपलब्ध होता है, कोई गारंटी नहीं, अपना ही उनका ही पैसा है, उसी से वो कर्ज का स्वयं वितरण करते हैं। कम ब्याज दर होता है इस पर। गरीबों को संगठित करने में सहायक होता है, इससे महिलाएं इकट्ठा होकर कुछ नया करने की उनमें एक प्रोत्साहन मिलता है। गरीबों को अपनी आय बढ़ाकर आर्थिक विकास करने के अवसर देता है। ये महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी, जिसे हम लोग आत्मनिर्भर कहते हैं, होने में मदद देता है। समूह की नियमित बैठकों के कारण एक मंच मिलता है जहां सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य और घरेलू हिंसा जैसे विषयों पर चर्चा करने के अवसर प्राप्त भी होते हैं, जिससे कारण ये लोकतांत्रिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा भी इस मंच द्वारा मिलती है। तो यहाँ पर ये भाग हम यही समाप्त करते हैं और ये चैप्टर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। औपचारिक ऋण व्यवस्था की विशेषताएं लिखना है, अनौपचारिक ऋण व्यवस्था की विशेषताएं। औपचारिक ऋण प्रणाली पर भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रकार नजर रखती है, सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए आवश्यक या देश अर्थव्यवस्था के लिए क्यों आवश्यक है, निर्धन परिवार कर्जे के लिए अनौपचारिक स्रोत पर अधिक निर्भर क्यों है, और गरीबों के आर्थिक विकास में स्वयं सहायता समूह क्या भूमिका निभाता है, अथवा स्वयं सहायता समूह पर एक नोट लिखो। स्वयं सहायता समूह के लाभ बताइए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग यही रुकते हैं। कल हम लोग एक नए चैप्टर के साथ हम लोग आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।